नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। स्टेडियम में वापस आने पर भी वातावरण में जोश और उत्साह का माहौल बना हुआ था। पिछले मैच की गूंज अभी तक मिट नहीं पाई थी। विशाल भीड़ में उत्साह भरी फुसफुसाहट गूंज उठी। उनकी आवाज़ों में विस्मय, बहस और जो कुछ उन्होंने देखा था उसके कारण उत्पन्न एड्रेनालाइन का भाव व्याप्त था। सभी की निगाहें बार बार मंच के चकनाचूर अवशेषों पर जा रही थी। इसकी सतह पर गहरी दरारें, मलबे की तरह बिखरी टूटी हुई टाइलें और झुलसे हुए निशान जहां मंत्रों का कच्चे शारीरिक बल से टकराव हुआ था। बच्चे उंगली से इशारा कर रहे थे जबकि वयस्क जोर से बोल रहे थे। ओगा के भयानक हमलों की तुलना माइकल की विशिष्टता से कर रहे थे। क्या तुमने वो मुक्का देखा? कसम से, उससे पूरी दीवार कांप उठी। मुझे लगा था कि ओगा के पास है। आखिर वो सर माइक कौन है? तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। उनमें से अधिकांश के लिए वह लड़ाई पिछले कई वर्षों में देखी गई किसी भी लड़ाई से कहीं बढ़कर थी। यह उस तरह का मुकाबला था जिसके बारे में टूर्नामेंट समाप्त होने के बहुत बाद तक बात की जाएगी। यह उन सभी लोगों की सामूहिक स्मृति में अंकित हो जाएगा जिन्होंने इसे देखा था। फिर कमेंटेटर की आवाज़ एक बार फिर स्टेडियम में गूंज उठी, जिससे बढ़ती हुई बातचीत शांत हो गई। देवियों और सज्जनों, उन्होंने नाटकीय अंदाज में घोषणा की। मुझे उम्मीद है कि आप सबने अपनी सांसें थाम ली होंगी क्योंकि एक महत्वपूर्ण घोषणा आ गई है। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। अब उनमें जिज्ञासा की झलक थी। दो बातें बतानी है, कमेंटेटर ने उत्सुकता जगाने के लिए कुछ देर रुकते हुए कहा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, रेन नोआ, जो फाइनल में माइक नॉर को चुनौती देने वाले फाइनलिस्ट थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। सिसकियों की आवाजें सुनाई दी। क्या? बिल्कुल नहीं। क्या उसने हार मान ली? अविश्वास की लहर तुरंत उमड़ पड़ी, मानो भीड़ में ज्वार की तरह फैल गई हो। जैसे ही आक्रोश पनपने लगा, कमेंटेटर ने शांति बनाए रखने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उन्होंने तुरंत आगे कहा, हमें अभी तक सटीक कारणों का पता नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उससे ऐसा लगता है कि रेन नोआ कुछ ऐसे कारणों से मैच जारी रखने में असमर्थ है जिन्हें वे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अस्पष्ट भाषा के प्रयोग ने अटकलों को और भी तेज कर दिया। किस तरह का कारण? क्या वह राजकुमार रूई के साथ लड़ाई के दौरान घायल हो गया था और उसने इसे छिपा लिया था? हो सकता है कि उसे एहसास हो गया हो कि वह जीत नहीं सकता और उसने प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया। लेकिन अधिक समझदार लोगों में एक समझ विकसित होने लगी। रेन का मैच माइकल बनाम ओगा के मुकाबले जितना शानदार तो नहीं था, लेकिन ये प्रभावशाली और निस्संदेह शक्तिशाली था। कुछ लोगों ने सोच समझकर सिर हिलाया। जब वह मंच से उतरा तो वह ठीक लग रहा था, लेकिन शायद उसने हमारी सोच से ज्यादा जोर लगा दिया था। हाँ, राजकुमार रूई के साथ वह अंतिम मुकाबला भी कोई मजाक नहीं था। बहुत बुरा हुआ, दूसरे ने बुदबुदाते हुए कहा। मैं तो उसका समर्थन करने लगा था। फिर भी कुल मिलाकर माहौल काफी सम्मानजनक बना रहा। रेन का जाना अपमानजनक नहीं था। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। और कमेंटेटर के शब्दों से यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई सामान्य हार नहीं थी। टिप्पणीकार ने अपनी आवाज में फिर से जोश भरते हुए कहा, फिर भी हमें कुछ करना बाकी है। वह ऐसे मुस्कुराया मानो कोई बड़ा पुरस्कार घोषित करने वाला हो। अब उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा है, इसलिए माइक नॉर को इस टूर्नामेंट का चैंपियन घोषित किया जाता है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, ऊपर से तुरही की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। अखाड़े के चारों ओर तैनात जादूगरों ने रंगीन कागज के टुकड़ों जैसी रोशनी को हवा में बिखेर दिया। भीड़ खुशी से झूम उठी। कुछ लोग टूर्नामेंट के नतीजे पर खुशी मना रहे थे, कुछ माइक नॉर के समर्थन में थे और कुछ लोग बस टूर्नामेंट के अंत का जश्न मना रहे थे। काफी ऊपर आलीशान बालकनियों में कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। कमेंटेटर की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भी वह बुलंद होती चली गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने घोषणा की, रेन नोआ के फाइनल से आधिकारिक रूप से हटने के बाद योग्यता और आगे बढ़ने के आधार पर दूसरा स्थान किसी और को नहीं बल्कि ओगा को जाता है। स्टेडियम में शोर की एक और लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि कुलीन वर्ग के लोगों में भी भौहें तन गईं। आम लोग तो और भी ज्यादा शोर मचा रहे थे, जयकारे लगा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे और मुंह खोलकर हंस रहे थे। कमेंटेटर ने प्रतिक्रियाओं को कुछ देर शांत होने दिया, फिर बोलना जारी रखा। और तीसरे स्थान पर रेन नोआ से हारने के बाद है महामहिम राजकुमार रूई। इस बार जयकारे अधिक विनम्र और संयमित थे, खासकर कुलीन वर्ग के लोगों के बीच। वे उसे जानते तो नहीं थे, लेकिन राजकुमार ने असाधारण रूप से बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और अपनी हार के बावजूद उसने अपने वंश को कलंकित नहीं किया था। फिर भी दो अनजान लोगों, विशेषकर ओगा जैसे आम आदमी के पीछे खड़े होने से कई लोगों के मन में कड़वाहट रह गई थी। कुछ रईसों ने बेमन से ताली बजाई, बाकी चुप रहे। हालांकि कमेंटेटर ने जोश को बरकरार रखा। अब उन्होंने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, मानो भीड़ को कोई राज बता रहे हों। यह अंतिम घोषणा आप में से कुछ लोगों को चौंका सकती है, लेकिन ये सच है और इसकी पुष्टि हो चुकी है। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले अन्य सभी प्रतिभागियों को, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो, 100 सोने के सिक्कों का मूल पुरस्कार मिलेगा। मौन, तब बूम, पूरा स्टेडियम अविश्वास से भर गया। 100 सोने के सिक्के? असंभव। क्या ये सच है? सबसे ज्यादा प्रभावित आम लोग थे। अधिकांश परिवार महीने में 5 चांदी के सिक्कों पर गुजारा करते थे, बस किसी तरह काम चलाने के लिए पर्याप्त। एक सोने का सिक्का 100 चांदी के सिक्कों के बराबर था। कई लोगों के लिए यह 1 या 2 साल का आरामदायक जीवन था। और अब टूर्नामेंट के प्रतिभागी, यहाँ तक कि वे भी जो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए, क्या वे भी 100 अंक लेकर जाएंगे? भीड़ में मौजूद एक महिला ने बुदबुदाते हुए कहा, ये तो मजाक ही होगा। इतने पैसों से तो घर खरीदा जा सकता है। बेवकूफ़ी, इतने में तो एक इमारत बिल्कुल शुरू से खड़ी हो जाएगी और फिर भी कुछ पैसे बच जाएंगे। ये जीवन बदलने वाला अनुभव है। कुछ परिवारों और उन लोगों की आंखों में आंसू भर आए जिनके बच्चे या दोस्त इसमें शामिल हुए थे। टिप्पणीकार ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यह ड्यूक की इच्छा है। इस बार उनकी आवाज में गंभीरता झलक रही थी। एक पल के लिए भीड़ फिर से शांत हो गई। सदमे से नहीं, बल्कि श्रद्धा से।
जयकारे फिर से गूंज उठे, पहले से कहीं अधिक तेज। भीड़ में अजनबी एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे। बच्चे विस्मय से देख रहे थे। रईस लोग पंखों के पीछे फुसफुसा रहे थे और अपनी भौहें सिकोड़ रहे थे, और आम लोग सपने देख रहे थे। स्टेडियम के बाहर राजधानी की सड़कें भी उतनी ही जीवंत थीं। हालांकि कई लोगों को स्टेडियम के अंदर सीट नहीं मिल पाई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे कार्यक्रम से वंचित रह गए थे। ड्यूक का टूर्नामेंट शहर में वर्षों, शायद दशकों में देखा गया सबसे भव्य आयोजन था, और राजधानी के लोग इसे अनजान नहीं रहने वाले थे। चौकों, आंगनों, छतों और बालकनियों के पार भ्रम का जादू हवा में झिलमिला रहा था। इमारतों और खुले चौकों के ऊपर दर्जनों चमकदार प्रोजेक्शन मंडरा रहे थे, जिनमें से प्रत्येक अखाड़े के अंदर चल रहे टूर्नामेंट का एक लाइव भ्रमपूर्ण फीड दिखा रहा था। छवि की गुणवत्ता बेजोड़ थी, स्पष्ट और जीवंत, लगभग सजीव, और साथ ही ध्वनि की तीव्रता इतनी अधिक थी कि भीड़ की गर्जना, युद्ध की जोरदार आवाजें और कमेंटेटर की गरजती हुई आवाज पूरी स्पष्टता के साथ सुनाई दे रही थी। इनमें से कुछ मायावी करतब स्वतंत्र जादूगरों द्वारा बनाए गए थे, जो अपने भोजन के नीचे खड़े होने के लिए प्रति व्यक्ति कुछ तांबे के सिक्के वसूलते थे। अन्य कार्य स्वयं एवरमून हाउस द्वारा किए गए थे। ड्यूक एवरमून के निजी जादूगरों ने राजधानी के प्रमुख हिस्सों में व्यापक प्रक्षेपण मंत्रों का प्रयोग किया था। लोगों के लिए यह मायने नहीं रखता था कि तस्वीरें किसने बनाई, मायने ये रखता था कि उन्होंने क्या देखा। उन्होंने उगा को देखा, उन्होंने माइकल को देखा, उन्होंने रेन नोआ और राजकुमार रूई को देखा, और उन्होंने जयकार की। शराबखानों में ग्राहक अपने पे छोड़कर बार के पास एक चमकती हुई छवि के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। कुलीन जागीरों में नौकर और छोटे मोटे सेवक आंगनों में खुले आसमान के नीचे दिखने वाले अद्भुत नज़ारों को निहारने के लिए अपना काम रोक देते थे। गरीब इलाकों में परिवार अपने बच्चों को कंधों पर उठाकर सड़कों पर इकट्ठा हो जाते थे ताकि वे अपने ऊपर चमकते हुए उन नज़ारों को देख सकें। जब उगा ने मंच को धूल में मिला दिया तो छतों पर सन्नाटा छा गया। जब माइकल उस क्रूर हमले के बीच भी सुरक्षित खड़ा रहा तो गलियों में अविश्वास की चीखें गूंज उठीं। और जब अंतिम मुकाबले में रेन की तलवार राजकुमार रूई से टकराई तो राजधानी में सन्नाटे की लहर दौड़ गई, जिसके बाद स्तब्ध तालियों की गड़गड़ाहट हुई। राजधानी के दक्षिणी बाजार जिले के बाहर एक विशाल आंगन में एक विशेष आकृति मंडरा रही थी। इसे उत्पन्न करने वाला जादूगर एक गंजा आदमी था, जिसकी ठुड्डी नुकीली थी और आवाज बुलंद थी। उसने अपनी छड़ी उठाई और कमेंटेटर की आवाज गूंजते ही भ्रम की स्थिति जगमगा उठी। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले अन्य सभी प्रतिभागियों को, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो, 100 सोने के सिक्कों का मूल पुरस्कार मिलेगा। ये शब्द बिजली की तरह लगे। भीड़ थमसी गई, और फिर अराजकता। एक युवती चीख पड़ी। एक बूढ़े व्यक्ति ने अविश्वास से अपनी छड़ी गिरा दी। 2 किशोर लड़के हवा में उछल पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, 100 सोने के सिक्के? क्या तुम पागल हो? ये तो मेरे पिताजी की वर्कशॉप की 5 साल की कमाई से भी ज्यादा है। मेरा भाई उस टूर्नामेंट में था, वो अब अमीर हो गया है, बहुत अमीर। प्रतिक्रियाएं महज उत्साह से कहीं अधिक थीं। एक ऐसी दुनिया में जहां अधिकांश नागरिक सादा जीवन जीते थे और तांबे और चांदी को बड़ी सावधानी से गिनते थे, एक सोने का सिक्का मिलना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन 100 सिक्के, वह धन था, वह भविष्य था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक मायावी चौक से दूसरे तक ये घोषणा गूंज उठी और लोगों ने जमकर जश्न मनाया। राजधानी के कुछ हिस्सों में जादुई और सामान्य दोनों तरह की आतिशबाजी की गई। शराबखानों में संगीतकार बजने लगे। शहर के बाहरी हिस्से के बेहतर इलाके में, जहां पत्थर की बनी सड़कें व्यापारियों की गाड़ियों के लिए काफी चौड़ी थीं और इमारतें अपने आसपास की इमारतों की तुलना में ऊंची और बेहतर ढंग से रखरखाव वाली थी, एक विशेष रेस्तरां एक अलग तरह की ऊर्जा से गुलजार था। मखमली अंगारा। महज 5 महीने पहले ही बनकर तैयार हुई इस इमारत ने पहले ही अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। भव्य लकड़ी के बीमों से सजी यह इमारत अपनी मनमोहक रोशनी से जगमगाती थी, जिससे मौसम कैसा भी हो, अंदर का तापमान हमेशा आरामदायक बना रहता था। गर्म रोशनी से जगमगाते लालटेन छत के पास धीरे धीरे तैर रहे थे। रेस्तरां में किसी रईस जैसी भव्यता नहीं थी, लेकिन इसकी सादगीपूर्ण शालीनता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। यह मुख्य रूप से धनी व्यापारियों, सफल साहसी लोगों और छोटे रईसों की जरूरतों को पूरा करता था, जो भव्यता के बजाय गोपनीयता को प्राथमिकता देते थे। कहा जाता है कि खाना बहुत ही शानदार था, मसालों का सूक्ष्म मिश्रण, दुर्लभ मांस, यहाँ तक कि आयातित वाइन भी। लेकिन आज ध्यान आकर्षित करने वाली एकमात्र चीज यही नहीं थी। दूसरी मंजिल के एक छोर पर एक विशाल मायावी स्क्रीन हवा में झिलमिला रही थी, जिस पर अखाड़े से सीधा प्रसारण हो रहा था। अंदर मौजूद भीड़ खामोश थी, इसलिए नहीं कि वे उत्साहित नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वे अपनी सांसें थामे हुए थे। कुछ क्षण पहले ही उन्होंने उगा की भयावह शक्ति और माइक नॉर के ठंडे नियंत्रण के बीच टकराव देखा था। फिर घोषणा हुई, दूसरा स्थान उगा, तीसरा स्थान राजकुमार रूई, और फिर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले अन्य सभी प्रतिभागियों को, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो, 100 सोने के सिक्कों का मूल पुरस्कार मिलेगा। पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। खाना खाते हुए लोग अपना खाना भूल गए, जिससे चांदी के बर्तनों की खनक सुनाई दी। यहाँ तक कि वेटिंग स्टाफ भी बीच रास्ते में रुक गया। इसके तुरंत बाद फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। 100 सोने के सिक्के? ये तो पागलपन है। मेरे पिता तो मुझे मासिक भत्ते के तौर पर 1 सोने का सिक्का भी नहीं देते। लेकिन क्या मैंने यह नहीं सुना था कि मालिक का एक भाई भी इसमें शामिल था? फुसफुसाहट तेज होती गई। सभी निगाहें धीरे धीरे एक ही दिशा की ओर मुड़ गईं। उस कोने वाले बूथ की ओर जहां एक अकेली महिला बैठी थी, चुपचाप, बिना हिले दुले, उसकी शराब को छुआ तक नहीं गया था। उसने सादे कपड़े पहने थे, लेकिन उनमें एक बेदाग सटीकता थी। एक गहरे मैरून रंग का ब्लाउज, ऊंचे कॉलर वाला और चांदी की किनारी से सजा हुआ, उसके पतले शरीर से चिपका हुआ था। उसके कंधों पर एक लबादा बड़े करीने से लिपटा हुआ था, और उसके जूते इतने अच्छे से पॉलिश किए हुए थे कि ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी दिखावट का बहुत ख्याल रखती हो, या उसके पास इतना पैसा हो कि वह किसी और से यह सुनिश्चित करवा सके। लेकिन लोगों का ध्यान पोशाक पर नहीं गया। यह उपस्थिति थी। बैठे होने पर भी उसका प्रभाव ऐसा था कि दूसरे उसके पास जाने से हिचकिचाते थे। उसके काले घने बाल ढीली चोटी में बंधे हुए हवा में तैरते मायावी प्रकाश में चमक रहे थे। उसकी त्वचा पीली, लगभग चीनी मिट्टी जैसी थी, और उसकी आंखें तेज कांच की तरह थीं, ठंडी, साफ और बेहद पैनी नजर वाली। सिरा। हालांकि रेस्टोरेंट में मौजूद कुछ ही लोगों ने उससे सीधे बात की थी, लेकिन अफवाहों के बारे में सभी को पता था। द वेलवेट एम्बर की रहस्यमय मालकिन।
20 वर्ष की एक युवती जो अचानक कहीं से प्रकट हुई, एक ही सौदे में पूरी जमीन खरीद ली और आधे साल से भी कम समय में शहर के बाहरी इलाके में सबसे सफल व्यवसायों में से एक की स्थापना कर दी। कोई ऋण नहीं, कोई साझेदार नहीं। कुछ लोगों का कहना था कि उसे उच्च कुलीन वर्ग का समर्थन प्राप्त था, लेकिन सबसे लोकप्रिय अफवाह यह थी कि उसका एक भाई था, एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भाई जो उसे नाराज करने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचल देता था। उनमें से अधिकांश ने उसे देखा था और अब उन्हें ठीक ठीक पता चल गया था कि वह भाई कौन था। उगा, वह जंगली अनियंत्रित राक्षस जैसा आदमी जिसने अभी अभी अपनी नंगी मुट्ठियों से पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया था और ड्यूक के टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया था। जैसे ही कमेंटेटर की आवाज ने उगा की स्थिति की पुष्टि की, कई निगाहें सिरा की ओर घूम गईं। वह जरा भी नहीं हिचकी, न मुस्कुराई, न पलकें झपकाईं। वह बस चुपचाप बैठी रही, एक पैर दूसरे के ऊपर रखा हुआ था, हाथ धीरे से उसकी गोद में रखे हुए थे, मानो उसे इन सब बातों से जरा भी मतलब न हो। लेकिन रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को बेहतर पता था। जब उगा का नाम पुकारा गया तो उन्होंने उसके होठों को हल्का सा हिलते हुए देखा था, और उनके लिए इतना ही काफी था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह इस जगह को खरीद सकती थी। उसके पास इतनी ताकत है। कमेंटेटर की आवाज दोबारा तेज होते ही फुसफुसाहट धीमी पड़ गई, लेकिन अब कोई भी स्क्रीन पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। सिरा चुपचाप बैठी रही, उसकी शराब अभी भी वैसी ही रखी है। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। उस शांत बाहरी रूप के नीचे छिपी भावनाओं को केवल वही जानती थी। गर्व, राहत, आनंद। केवल उसे ही याद था कि उगा बचपन में कैसा था, ताकत से पहले, जंगल से पहले, दुनिया द्वारा उनसे मुंह मोड़ने से पहले। उसे वह दिन याद था जब वे अलग हुए थे, और अब वह पहले की तरह ही जीवन था। जितना उसने अनुमान लगाया था उससे कहीं अधिक मजबूत। उसने धीरे से नाक से सांस छोड़ी और फिर अंत में शराब का गिलास उठाया। एक चुस्की। वह मूर्ख उसे बहुत कठिन लड़ाई से पीछे हटने के लिए कहने के बावजूद भी लड़ता रहा। सौभाग्य से उनके प्रतिद्वंदी दयालु थे। सिरा को माइकल की शक्ल सूरत याद आ गई। जवानी, वह युवक काफी आकर्षक था। प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी, ये जानते हुए माइकल ने और समय बर्बाद नहीं किया और घर की ओर चल पड़ा। पहले तो उसने हवा का आनंद लेने के लिए इत्मीनान से टहलने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि लोग उसे पहचानने लगे हैं, उसने अपना इरादा बदल दिया। राजधानी भर में तैरती हुई मायावी स्क्रीनें अभी तक बंद नहीं हुई थीं। वह जानता था कि किस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी कई कोनों में प्रसारित हो रहा था। और अब अजन भी मुड़ने लगे थे, इशारा करने लगे थे, फुसफुसाने लगे थे। परेशानी वाली बात है, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। अगले ही पल उसकी आकृति धुंधली हो गई, पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गई। भीड़ के आश्चर्य से लड़खड़ाने पर उसके चारों ओर सिसकियों की आवाज गूंज उठी। वो वही था, यह माइक नॉर है। लोग उस दिशा में उमड़ पड़े जिधर वह गायब हुआ था। कुछ हंस रहे थे, कुछ की आंखें फटी हुई थीं, कुछ उसका नाम चिल्ला रहे थे। लेकिन माइकल पहले ही जा चुका था। एक पल बाद वह अपने अपार्टमेंट के सामने खड़ा था। ये सोचकर दुख होता है कि मुझे असली दुनिया के बजाय अपने जन्मस्थान पर पहले प्रसिद्धि मिलेगी, उसने बुदबुदाते हुए कहा। फिर उनके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। नहीं, शायद मेरे जैसे लोग सिर्फ अपने जन्मस्थान में ही मशहूर हो सकते हैं। आखिर अलौकिक शक्तियों वाले लोग तो हाल ही में सार्वजनिक रूप से सामने आने लगे हैं, और अब भी मेरे जैसे लोग गुमनाम ही रहते हैं। तो माइकल ने यही सोचा। वह पूरी तरह से भूल गया था कि कुछ ही हफ्ते पहले अपने समुदाय में राक्षसी अलौकिक शक्तियों के कारण हुए राक्षसी प्रकोप को सुझाने के बाद उसने पहले ही ऑनलाइन ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था, खासकर उसके मरे हुए लोगों की वजह से। हालांकि माइकल को यह बात न समझने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। आखिरकार ज्यादातर लोग खुद को तभी मशहूर मानते थे जब सार्वजनिक रूप से दिखना एक परेशानी बन जाता था। अरोरा में रहते हुए उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ था। हम घर पर कोई नहीं है। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने सामने का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर आते ही उसकी इंद्रियां चारों ओर फैल गईं। उसके अलावा घर में कोई और जीवित प्राणी नहीं था। लिया और एस जा चुके थे। उन्हें शक था कि वे उस डोजो में गए होंगे जहां वे अक्सर जाया करते थे। ड्यूक के टूर्नामेंट की वजह से आज का दिन सार्वजनिक अवकाश जैसा लग रहा था। राजधानी लगभग ठप पड़ी थी। फिर भी माइकल ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दरवाजा बंद करने के बाद वह सीढ़ियां चढ़कर सीधे अपने कमरे की ओर चल पड़ा। अंदर पहुंचने के बाद उसने एक एक करके अपना कवच उतारना शुरू किया और हर एक को अपने निजी भंडारण स्थान में रखने लगा। उसका भला पहले से ही वहां मौजूद था। जिस बात पर उसे मन ही मन हंसी आ रही थी वह ये थी कि उसने प्रतियोगिता के दौरान वास्तव में इसका कितना कम उपयोग किया था। किसी भी चीज ने, यहाँ तक कि उगा ने भी उसे हथियार लेकर गंभीरता से लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया था। लेकिन उगा की कहानी बिल्कुल अलग थी। उस युवक ने निहत्थे होकर लड़ाई लड़ी थी, यहाँ तक कि अपने विशालकाय शरीर के बल पर ही उसने हमलों को भी झेल लिया था। वह बिल्कुल ही अलग थलग व्यक्ति था। जब माइकल ने उगा के बारे में सोचा तो उसके मन में एक अजीब तरह का पछतावा पैदा हुआ। उसे इस बात का अफसोस था कि वह अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल उस पर नहीं कर पाया। उगा की अविश्वसनीय ताकत के बावजूद माइकल को लगभग यकीन था कि अपने मूल रूप में वह अभी भी इंसान था, कम से कम आंशिक रूप से। और इसी बात ने माइकल को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर उगा का विकास हुआ तो वह कितना भयानक हो सकता है। जीतने के लिए माइकल को गेल या प्रिंस पर निर्भर रहना होगा। 2 के मुकाबले 1 वाली रणनीति दोबारा काम नहीं करती। दरअसल अगर उगा को और अधिक प्रशिक्षण मिला होता तो शायद ये योजना बिल्कुल भी सफल नहीं होती। अफसोस की बात है कि वह जीवित था। अफसोस की बात है कि वह दुश्मन नहीं था। उगा को हराने के तुरंत बाद माइकल के मन में यही विचार आए थे। ये वो विचार थे जिन्हें उसने तुरंत दूर कर दिया। उसने अपनी प्रतिभा को ऐसी विकृत प्रवृत्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। अपना कवच उतारने के बाद वह बिस्तर पर लेट गया, अपने सिर के पीछे हाथ रखे हुए। उसके विचार अभी भी टूर्नामेंट की ओर भटक रहे थे। उगा को एक तरफ रखते हुए उसने बुदबुदाते हुए कहा, अगर मुझे कभी फिर से कोई ऐसा ही अनोखा व्यक्ति मिल जाए और मुझे उनके साथ जो चाहूं करने का अधिकार है, तो मैं चाहूंगा कि वे जीवित रहें, न कि मृत। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मेरी प्रतिभा मुझ पर काम करती है, इसका मतलब है कि मैं इसे जीवित लक्ष्यों पर भी इस्तेमाल कर सकता हूं। बस अभी तक मुझे इसका तरीका समझ नहीं आया है। हो सकता है कि रैंक 2 पर पहुंचने से और अधिक जानकारी अनलॉक हो जाए। शायद कुछ ऐसा जैसा पशु प्रशिक्षक इस्तेमाल करते हैं, जीवित प्राणियों के साथ आत्मा अनुबंध।
अगर मैं उनकी नकल कर सकूं तो बाकी सब कुछ भूल जाए। मेरी बहन, मेरी चाची, वे मजबूत बन सकती हैं। लेकिन ये तो भविष्य के माइकल की बात थी। वर्तमान स्थिति, वह बस लेट गया, स्पार्टन को अपने विश्राम शरीर की रक्षा के लिए बुलाया और एक लंबी सांस ली। उसने अपनी चेतना को ऑरोरा में अपने मूल शरीर में वापस लौटा दिया। वास्तविक दुनिया में लौटने पर माइकल ने सबसे पहले अपनी इंद्रियों का विस्तार किया। जैसा कि उम्मीद थी, उसके कुछ मरे हुए साथियों से जुड़े परिचित बंधन तुरंत सक्रिय हो गए, लेकिन इसके अलावा घर खाली था। उसने भौहें नहीं चढ़ाईं, वह रुका भी नहीं, उसे इसकी आदत थी, खासकर दिन के इस समय के आसपास। उसने लापरवाही से सोचा कि लिली अभी भी स्कूल में होगी और वह पहले ही रसोई की ओर बढ़ रहा था। और चाची, उसने हल्की सी मुस्कान दी। अब वह शेफ के तौर पर काम नहीं कर रही थी, वुडस्टोन सिटी में काम करने की तरह नहीं। वह एक थका देने वाला काम था जिसमें वह घंटों तक बिना किसी धन्यवाद के ग्राहकों के सामने जी जान लगा देती थी, सिर्फ पेट भरने के लिए। अब वह अपने खुद के घर की मालकिन बन गई थी। अपनी आर्थिक स्थिति के कारण माइकल ने एक मजबूत आधार बना लिया था। हालांकि वह उस पैसे का उपयोग अन्य चीजों के लिए कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने शहर के एक बड़े इलाके में 3 मंजिला इमारत किराए पर ली और उसकी बागडोर अपनी चाची को सौंप दी। एक रेस्तरां, उसकी अपना। जिस दिन उसने उसे चाबियां दिखाईं, उस दिन वह रो पड़ी थी। उसने खुलकर चाबियां मांगी भी नहीं थी, लेकिन उसने देखा था कि सैर के दौरान उसकी नजरें बार बार दुकानों पर ठहर जाती थीं, और जब वह अपने खुद के घर होने पर बनाए जाने वाले पकवानों के बारे में बात करती थी तो उसकी आवाज़ में उदासी झलकती थी। अब उसने ऐसा कर दिया। रेस्टोरेंट को खुले हुए अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे, लेकिन इसकी चर्चा पहले ही शुरू हो चुकी थी। और सबसे अच्छी बात, वह खुश थी। माइकल सोफे के पास से गुजरा और साइड टेबल पर लगी फ्रेम वाली तस्वीर पर एक नज़र डाली। ये हाल ही की तस्वीर थी। लिली अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में अजीब सी मुस्कान लिए खड़ी थी। उसकी चाची शेफ की जैकेट पहने गर्व से उसके बगल में खड़ी थी, और माइकल लंबा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ताजी सब्जियों का डिब्बा पकड़े हुए, किसी बड़े से डिलीवरी वाले की तरह। उनकी मुस्कान कुछ देर तक बनी रही। जब से वे इस नए शहर में आए थे, तब से बहुत कुछ बदल चुका था। उन्होंने बहुत कुछ किया था, और अभी बहुत कुछ करना बाकी था, अपने परिवार के लिए और अपने लिए भी। माइकल ने ऑरोरा में ज़्यादा समय नहीं बिताया। ये स्थिति कुछ समय से बनी हुई थी, विशेषकर टूर्नामेंट की पूरी प्रक्रिया के दौरान। अभी उसके लिए अपना पूरा ध्यान वापस अरोरा पर केंद्रित करने का समय नहीं आया था। वह क्षण जल्द ही आएगा, बहुत जल्द, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल माइकल का मुख्य लक्ष्य अपने जन्मस्थान में कुछ अधूरे कामों को पूरा करना था। अपने मूल देश में लौटने पर उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रतिभा को और गहराई से परखने का प्रयास करते हुए कुछ नया खोजने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह उसे कुछ नहीं मिला। इससे उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह हमेशा की तरह अपनी किस्मत आजमा रहा था। अगले दिन जल्दी से समय बीत गया और माइकल के घर एक आगंतुक आया। वह एक जाना पहचाना चेहरा था। ड्यूक के टूर्नामेंट के संचालन में उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का हाथ था। वह व्यक्ति चुपचाप बैठा रहा, उसकी बाहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और वह स्पष्ट रूप से भ्रमित होकर अंदरूनी हिस्से को चारों ओर देख रहा था। घर साधारण था पर साफ सुथरा। पॉलिश किए हुए लकड़ी के फर्श, साफ फर्नीचर और हवा में फैली हल्की सी जड़ी बूटियों की खुशबू से लग रहा था कि सुबह किसी ने घर को हवादार बनाया था। सब कुछ सामान्य था, बहुत सामान्य, विशेषकर उनके जैसे व्यक्ति के लिए। वह इलाका भी जर्जर नहीं था। वास्तव में वह शहर के बाहरी इलाकों में सबसे साफ सुथरे क्षेत्रों में से एक था। लेकिन यही तो असल समस्या थी। ये शहर का बाहरी इलाका था। पहले तो जब माइकल ने पिछले दिन लापरवाही से उसे अपना पता दिया था, तो अधिकारी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। गली का नाम अपरिचित सा लगा था, लेकिन उसने बस यही मान लिया था कि यह शहर के भीतरी इलाके का कोई शांत हिस्सा होगा जहां वह खुद कभी नहीं गया होगा। लेकिन वह यहाँ था, स्पष्ट रूप से बाहरी इलाके में खड़ा था। पब फ्यूचर एड्स, और यह सिर्फ किनारे पर ही नहीं था। यह इतना गहरा था कि पहुंचने पर पहरेदार भी रुक गए थे और यह सुनिश्चित करने के लिए जगह की दोबारा जांच कर रहे थे कि वे रास्ता तो नहीं भटक गए। अजीब बात है, अधिकारी ने सोचा। उसकी निगाहें चारों ओर घूम रही थीं। क्या ये लड़का किसी रईस का बेटा नहीं था? तो वह यहाँ क्यों रह रहा था? इससे पहले कि वह व्यक्ति इस विचित्र घटना पर अधिक देर तक विचार कर पाता, सीढ़ियों से एक हल्की सी धमक की आवाज गूंजी, जिसके बाद कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। माइकल सीढ़ियों से नीचे उतरा। अब उसने साफ सुथरे वस्त्र पहन रखे थे। हाल ही में हुई बारिश के कारण उसके काले बाल थोड़े नम थे, और आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही उसके कदमों में सहजता झलक रही थी। अधिकारी के पीछे खड़े 2 बख्तरबंद गार्ड सहज रूप से सख्त हो गए, लेकिन डर से नहीं। ये सम्मान था। माइकल किसी दबंग व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी भी समझ रखने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी उपस्थिति प्रभावशाली लगी। वहां 2 अन्य लोग भी मौजूद थे। लिया और एस गलियारे में खड़े थे। दोनों ही माइकल की ओर देख रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता की एक छिपी हुई झलक थी। माइकल ने समूह पर सरसरी नजर डाली, फिर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। आप लोग जल्दी आ गए हैं। अधिकारी ने उठते हुए विनम्रतापूर्वक झुककर अभिवादन किया। अचानक आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे लगा कि दिन भर के कामों में आपका समय लगने से पहले आपसे बात करना बेहतर रहेगा। माइकल बैठक कक्ष की ओर बढ़ा और इशारा करते हुए बोला, तो खुलकर बोलो। तुम यहाँ तक आ चुके हो। अधिकारी हिचकिचाया, फिर पीछे पीछे गया, अपने दस्ताने उतारे और उन्हें बड़े करीने से अपनी बेल्ट में रख लिया। उससे पहले उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, अपनी जिज्ञासा को दबा न पाने के कारण मुझे पूछने के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या आप सचमुच यहीं रहते हैं? माइकल की भौहें तन गईं। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? बस, उस व्यक्ति ने थोड़ा शर्मिंदा होकर गला साफ किया। आपकी प्रतिष्ठा को देखते हुए मैंने मान लिया था कि आप किसी कुलीन परिवार से हैं। माइकल ने हल्की सी मुस्कान दी, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। और अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं नहीं हूं तो? अधिकारी ने पलकें झपकाईं। जरूर, आप मजाक कर रहे हैं। माइकल की मुस्कान फीकी पड़ गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? अधिकारी थोड़ा सीधा हुआ, उसके लहजे में फिर से औपचारिकता लौट आई। मैं आपके इनाम के बारे में बात करने आया हूँ। माइकल की निगाहें और भी तीखी हो गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कृपया मेरे साथ बाहर खड़ी हमारी गाड़ी तक आइए, सर माइक। माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने लिया और एस पर एक सरसरी नजर डाली, एक बिना कही हुई बात का संकेत कि वे पीछे रुकें और घर की देखभाल करें। पब फ्यूचर एड्स।
फिर माइकल मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। सामने जो दृश्य था उसे देखकर वह रुक गया। उस शांत सड़क के किनारे एक भव्य रथ खड़ा था जो उस इलाके के लिए बहुत ही भव्य था जहां वह फिलहाल खड़ा था। ये ढांचा विशाल था, इतना बड़ा कि इसमें आसानी से 6 वयस्क पुरुष समा सकते थे, और यह चमकदार गहरे रंग की लकड़ी से बना था जो सुबह की धूप में हल्की चांदी जैसी चमक बिखेर रहा था। इसके ढांचे पर सुनहरे रंग की नक्काशीदार पट्टियां सुरुचिपूर्ण ढंग से घुमावदार थीं, जबकि इसके आधार पर चमकते हुए मंत्र मंद ध्वनि कर रहे थे, संभवतः गतिशीलता और रक्षा के लिए मंत्र। लेकिन ध्यान आकर्षित करने वाली एकमात्र चीज गाड़ी ही नहीं थी। इसे घोड़ा खींच रहा था। नहीं, इसे घोड़ा कहना तो कमतर आंकना होगा। वह विशालकाय जानवर था, अधिकांश युद्ध घोड़ों से भी ऊंचा। उसका गहरा रंग का शरीर ऐसी चमक बिखेर रहा था मानो वह शल्कों जैसा दिखता हो। उसकी आंखें गहरे सुनहरे रंग की थीं, बुद्धिमान और सजग, और उसके पैर पेड़ के तने से भी मोटे थे, जिनके अंत में खुरों की जगह नुकीले पंजे थे। माइकल की निगाहें एक पल के लिए वहीं ठहर गईं। राक्षसी वंश, उसने बुदबुदाया। ये सूक्ष्म था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था। ये जो भी प्राणी था वह पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं था। रथ के पास खड़े पहरेदार सीधे खड़े थे, उनके कवच दर्पण की तरह चमक रहे थे और हथियार उनकी कमर पर थे। जब उन्होंने माइकल को देखा तो उन्होंने एक साथ झुककर अभिवादन किया। अधेड़ उम्र का अधिकारी उसके पीछे पहुंचा और खुले हुए गाड़ी के दरवाजे की ओर इशारा किया। बहुत सुंदर लग रहा है ना, उसने गर्व भरे स्वर में कहा। माइकल ने एक पल और गाड़ी को घूरकर देखा, फिर आगे बढ़ा। अधिकारी भी तुरंत उनके पीछे पीछे आ गया और गार्डों ने उनके पीछे दरवाजे को हल्की सी आवाज के साथ बंद कर दिया। बाहर पड़ोसी पर्दों और फाटकों के पीछे से झांक रहे थे, कुछ सदमे से अपना मुंह पकड़े हुए थे। अन्य दबी आवाज में फुसफुसा रहे थे, उन्हें यकीन नहीं था कि वे जो देख रहे थे वह सच था या नहीं। डिब्बे के अंदर का वातावरण बदल गया। दरवाजे बंद होते ही माइकल ने तुरंत बदलाव को महसूस किया। सिर्फ ध्वनिरोध की बात नहीं थी, हालांकि वह भी बेहतरीन था। बात माहौल की थी। ऊपर छत में बुनी गई मौन जादुई ध्वनियों के कारण हवा में एक हल्की ठंडक छाई हुई थी। गाड़ी के कोनों से सुनहरी रोशनी की हल्की किरणें निकल रही थी, जिससे अंदर का वातावरण गर्मजोशी और स्वागत का एहसास दे रहा था। न बहुत तेज, न बहुत धीमी, एकदम सही। एक पल के लिए माइकल को इस देश में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिस पर वह वास्तव में पैसा खर्च कर सकता था। माइकल ने अपनी निगाहें अपने सामने बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर घुमाई। अधिकारी ने एक समझदारी भरी मुस्कान दी। उसने गाड़ी की दीवार में सहजता से निर्मित एक पार्श्व डिब्बे में हाथ डाला। एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ पैनल का एक हिस्सा खुल गया। उस व्यक्ति ने अंदर से एक भारी लोहे से बंधा हुआ बक्सा निकाला, जिसका आकार लगभग एक बड़े ब्रीफकेस जितना था। ये गहरे रंग की ओक की लकड़ी से बना था, जिसे पॉलिश किए हुए कांसे के क्लैप से मजबूत किया गया था, और इसकी सतह पर जटिल नक्काशी की गई थी, एक प्रतीक चिन्ह जिस पर ड्यूक एवरमून की मुहर थी, एक अर्धचंद्र जो तारों के एक घेरे को काट रहा था। उस आदमी ने डिब्बे को धीरे से उन दोनों के बीच रख दिया। माइकल थोड़ा आगे झुककर चुपचाप देखता रहा। चाबी घुमाते ही डिब्बा खुल गया। अंदर मखमल से ढके अपने अपने खानों में करीने से रखी हुई 3 वस्तुएं थीं। एक लुढ़का हुआ चर्मपत्र मानचित्र, एक लकड़ी का टोकन और एक फूला हुआ काला थैला। उस आदमी ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने माइकल को उस दृश्य को आत्मसात करने का समय दिया। अंत में उन्होंने सावधानीपूर्वक नक्शा उठाते हुए कहा, यह ड्यूक एवरमून का क्षेत्र है। उसने उसे उनके बीच की सपाट आर्मरेस्ट पर फैला दिया, जिससे एक विस्तृत रंग कोडित मानचित्र सामने आया। माइकल की निगाहों ने उस पर सरसरी नजर डाली। उसे तुरंत कई लाल बिंदु दिखाई दिए। ये क्या है? उसने एक समूह की ओर इशारा करते हुए पूछा। नीले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, विस्काउंट के लिए उपलब्ध क्षेत्र। इनमें से आप अपनी पसंद का क्षेत्र चुन सकते हैं। चुनना पब फ्यूचर एड्स। जी हाँ, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। ड्यूक एवरमून ने प्रतियोगिता के विजेता से जो वादा किया था उसके अनुसार आपको न केवल भूमि बल्कि उपाधि भी प्राप्त होगी, और वह कोई खोखली उपाधि नहीं होगी। एक सच्ची विस्काउंट उपाधि, जिसमें लोग हों, भूमि हो, कर हो, सुरक्षाकर्मी हो, व्यापारिक अधिकार हो और जिम्मेदारियां हों। उन्होंने नक्शे की ओर फिर इशारा किया। इनमें से प्रत्येक चिन्हित बिंदु ड्यूक के अधिकार क्षेत्र में एक व्यवहारिक क्षेत्र को दर्शाता है। कुछ आर्थिक रूप से मजबूत हैं, कुछ अधिक एकांत में हैं लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं, कुछ प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित हैं, अन्य राक्षसों के इलाकों के पास हैं। अगर आपको ऐसा पसंद है तो, और मैं इनमें से कोई भी चुन सकता हूँ। कोई भी, अधिकारी ने पुष्टि की। ठीक है, कोई भी जो पहले से ही तय या विवादित ना हो, लेकिन इनमें से अधिकांश वे सबके लिए खुले हैं। ड्यूक चाहते हैं कि आप अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव करें। माइकल ने कुछ नहीं कहा। उस व्यक्ति ने कुछ देर चुप्पी साधे रखी, फिर लकड़ी के उस प्रतीक को उठाया। उसने कहा, यह आपके कुलीन होने का प्रमाण है। यह आधिकारिक तौर पर आपको विस्काउंट माइक नॉर के रूप में प्रमाणित करता है। माइकल ने टोकन स्वीकार किया और उसे धीरे से पलट कर देखा। वह गर्म था। अंत में उस आदमी ने थैला उठाते हुए कहा, और ये प्रथम स्थान प्राप्त करने के पुरस्कार के रूप में 1000 सोने के कागज हैं। माइकल ने गहरी सांस ली। एक सोने के कागज की कीमत 1000 सोने के सिक्कों के बराबर थी। ड्यूक की बदौलत माइकल पल भर में 10 लाख सोने के सिक्कों का मालिक बन गया। इतनी रकम! माइकल को संदेह था कि कुछ रईसों के पास ये गुण होगा। माइकल अभी भी पहले से पेश की गई पेशकश के भारी मूल्य को समझने की कोशिश कर रहा था, और फिर भी अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। बिना कुछ कहे अधिकारी ने सीट के नीचे बने दूसरे गुप्त डिब्बे में हाथ डाला। यह एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ खुला और इसके अंदर से एक और डिब्बा निकला जो पहले वाले से छोटा था। माइकल का ध्यान और भी तेज हो गया। अंदर 3 चीजें थीं। पहली वस्तु एक शीशी थी, लंबी, पतली और चांदी के मोम से सील बंद। अंदर का तरल पदार्थ एक अलौकिक रंग से जगमगा रहा था, हरे और बैंगनी रंग का एक अजीब मिश्रण जो मानो अपने आप घूम रहा हो। बाकी 2 वस्तुएं किताबें थीं। एक गहरे भूरे रंग के चमड़े में बंधी हुई, मोटी और भारी थी। दूसरी पतली थी, हल्के रंग के कपड़े में लिपटी हुई थी। नीले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने माइकल के पूछने का इंतजार नहीं किया। ये, उसने दोनों हाथों से औषधि उठाते हुए कहा, टाइटन का रक्त है, या जैसा कि ज्यादातर लोग इसे कहते हैं, टाइटन औषधि। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। बेशक उसने इसे पहचान लिया था। यही वह कारण था जिसके चलते उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया था। पब फ्यूचर एड्स।
पब फ्यूचर एड्स। यह मैच लियान के लिए था, एक व्यक्ति जो अत्यधिक ऊर्जा के कारण धीरे धीरे मर रहा था। उसके आंतरिक सर्किट उस शक्ति के भार के कारण टूट रहे थे जिसे वह अब ठीक से प्रसारित नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए केवल कुछ ही ज्ञात तरीके थे और टाइटन पोशन उनमें से एक था। माइकल ने आगे बढ़कर शीशी उठा ली। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने माइकल को उस औषधि के बारे में बताया, कहीं ऐसा न हो कि वह इसके महत्व से अनजान हो। एक शूरवीर के लिए टाइटन औषधि एक अभूतपूर्व औषधि थी जो उनकी शारीरिक शक्ति को बाधाओं से पार करने और शूरवीर साधना के उन्नत चरणों तक ले जाने में सक्षम थी। हालांकि जादूगरों के लिए यह और भी अधिक मूल्यवान थी। इसने उन्हें वह चीज़ दी जिसकी उन्हें हमेशा कमी रही थी, शारीरिक शक्ति। वे आम इंसानों से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन अन्य अलौकिक शक्तियों वाले लोगों की तुलना में शारीरिक शक्ति में आमतौर पर सबसे कमजोर थे। एक ऐसी दुनिया में जहां अधिकांश जादूगरों की मृत्यु शक्ति की कमी से नहीं बल्कि युद्ध में कार्रवाई करने से पहले ही मारे जाने से होती थी, टाइटन पोशन एक चमत्कार था। इससे उन्हें मारना कठिन हो गया। वे घातक हमलों से बच सके। इससे उन्हें मोर्चे पर अधिक समय तक टिके रहने की क्षमता मिली। माइकल ने उस औषधि को सावधानीपूर्वक नीचे रख दिया, मानो वह पवित्र हो। और किताबें? उसने पूछा। उसे पहले से ही उनकी कीमत का अंदाजा हो गया था। उस व्यक्ति ने दोनों ग्रंथों में से बड़े वाले को उठाया और उसे सौंप दिया। ड्यूक ने आप में कुछ खास बात देखी। उन्हें आपकी शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी लगी। उसने कवर पर थपथपाया। इस मैनुअल का नाम है बरसेट। यह एक माना आर्ट है जिसे थोड़े समय के लिए आपकी शारीरिक शक्ति को विस्फोटक रूप से बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक नाइट के लिए यह युद्ध क्षमता को बढ़ाता है। तुम्हारे जैसे किसी के लिए। वह चुप हो गया, माइकल को चुपचाप जिज्ञासा से देखते हुए। यह विनाशकारी हो सकता है। माइकल ने किताब को थोड़ा सा खोला और पन्ने पलटने लगा। कागज पर मांसपेशियों की नलिकाओं, ऊर्जा चक्रों और दबाव नियंत्रण विधियों के जटिल आरेख बने हुए थे। और दूसरा? उसने पूछा। अधिकारी ने मुस्कुराते हुए उसे वह वस्तु थमा दी। एक गति कला, घोस्ट ट्विन स्टेप्स। ये सीधे तौर पर गति नहीं बढ़ाती, बल्कि जड़त्व और मानव बल को पुनर्निर्देशित करके गति में अप्रत्याशित बदलाव लाती है। इसे ऐसे समझे जैसे पल भर के लिए अपने प्रतिद्वंदी की नजरों से ओझल हो जाना। माइकल ने पन्ने पलटे। घोस्ट ट्विन स्टेप्स सुरुचिपूर्ण था। जहां बरसेट उग्र और विस्फोटक था, वहीं यह उसे अप्रत्याशित बना देता है। एक उत्तम पूरक। मुझे लगता है कि ये शुरुआती लोगों के लिए मैनुअल नहीं है, माइकल ने रूखेपन से कहा। उसकी नजरें अभी भी टेक्स्ट पर टिकी हुई थीं। बिल्कुल नहीं, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। ये उच्च कोटि की मानक कलाएं हैं। माइकल ने धीरे से किताब बंद की और ऊपर देखा। ये ड्यूक। माइकल का मन कर रहा था कि वह उसे सिर्फ मजे के लिए लूट ले। ड्यूक की दौलत ने उसे अंधा कर दिया था। जैसे ही माइकल ने दूसरी पुस्तिका को वापस डिब्बे में रखा, अधिकारी ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। तो फिर विस्काउंट माइक नॉर, उस व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। अब ये तय करने का समय आ गया है कि आपका झंडा कहाँ फहराएगा। माइकल ने एक बार फिर चर्मपत्र पर नजर डाली। उस पर अंकित लाल बिंदु अब कुछ क्षण पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहे थे। माइकल ने कहा, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि क्या चुनूं। उस आदमी की भौहें तन गईं। माइकल ने ऊपर देखा। क्या आपके कोई सुझाव है? अधिकारी ने पहले तो हैरानी से पलकें झपकाईं, फिर धीरे से सिर हिलाया। उनके पास कई सुझाव थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने एक अवसर देखा। माइकल कोई साधारण टूर्नामेंट चैंपियन नहीं था। वह ऐसा व्यक्ति था जो ड्यूक का दामाद बन सकता था। अभी माइकल के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना एक ऐसी सीढ़ी साबित हो सकती है जिस पर चढ़ना फायदेमंद हो। जी हाँ, मुझे पता है, उस व्यक्ति ने गर्मजोशी भरी आवाज में कहा। 3 विकल्प मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मैं उन्हें सरल शब्दों में समझा दूंगा और आप अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला कर सकते हैं। माइकल ने अपनी भौहें उठाईं, फिर उसे आगे बोलने के लिए सिर हिलाया। अधिकारी ने नक्शे के केंद्र के पास स्थित एक बिंदु की ओर इशारा किया। यह मुख्य सड़क नेटवर्क के करीब था और 2 बड़े शहरों के बीच स्थित था। उन्होंने कहा, इस जगह का नाम ग्रेमार्श है। यहाँ घनी आबादी है और अपेक्षाकृत समृद्धि है। यहाँ आपको बेहतर बुनियादी ढांचा, व्यापार मार्ग और एक ऐसी आबादी मिलेगी जो अमीर तो नहीं है, लेकिन स्थिर और मेहनती है। अगर आप राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं या आर्थिक विकास करना चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन शुरुआत है। माइकल ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। सुरक्षित लगता है। हाँ, उस व्यक्ति ने पुष्टि की, जिसका अर्थ यह भी है कि नौकरशाही और बढ़ जाएगी। माइकल खुश नहीं दिख रहा था। उस व्यक्ति ने अपना हाथ एक दूसरे निशान पर ले गया जो थोड़ा उत्तर की ओर था। अब इसे, उन्होंने धीरे से थपथपाते हुए कहा, ट्विन रॉक्स के नाम से जाना जाता है। यह एकांत में स्थित है, लेकिन पहाड़ों के नीचे समृद्ध अयस्क भंडार, माना पत्थर के भंडार और अछूती भूमि है। यहाँ किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता और न ही कोई हस्तक्षेप। लेकिन आपको इसे बिल्कुल शुरुआत से बनाना होगा। माइकल की दिलचस्पी बढ़ गई। और इसके नकारात्मक पहलू क्या हैं? कठोर वातावरण, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था, डाकुओं के हमले और खैर कुछ समय के लिए आपको खुद ही अपनी सेना बनना पड़ेगा। माइकल ने सिर हिलाया। यह संभव है। फिर उस आदमी ने पश्चिम की ओर इशारा किया। इस जगह को, उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, थॉर्नवेल कहते हैं। यह एकांत जगह है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। पेड़, जड़ी बूटियां, रसायन शास्त्र की सामग्री, यहाँ तक कि जादुई खान भी है। माइकल ने सन्नाटे पर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। लेकिन अधिकारी ने राहत की सांस ली। यह एविलॉन फॉरेस्ट की सीमा से लगा हुआ है। माइकल जम गया। वह नाम उसे हथौड़े की तरह लगा। एविलॉन फॉरेस्ट। जब वह इस दुनिया में आया तो सबसे पहले उसने खुद को इसी जगह पाया था। यहीं उसने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया था। माइकल की उंगलियां आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थीं। मैं समझ गया, उसने धीमी आवाज में कहा। वह व्यक्ति सीधा खड़ा हुआ, फिर सावधानी से बोला, अगर मैं खुलकर बोलूं तो। माइकल ने इशारा किया, आगे बढ़ो। मेरा मानना है कि भावी कुलीन व्यक्ति के लिए ग्रेमार्श सबसे उपयुक्त है। यह एक ऐसी जगह है जहां बिना ज्यादा जोखिम उठाए शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की जा सकती है। ट्विन रॉक्स एक महत्वाकांक्षी निर्माता के लिए है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी दुनिया खुद बनाना चाहता है। लेकिन थॉर्नवेल। वह थोड़ी देर रुका, फिर सीधे माइकल की आंखों में देखा। खैर, ये तो अपने आप ही सब कुछ बता देता है। हा हा हा। माइकल कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई।
माइकल ने नक्शे की ओर रुख किया, उसकी निगाहें थॉर्नवेल पर टिकी हुई थीं। उन्होंने कहा, मैं थॉर्नवेल को चुनूंगा। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने एक बार पलकें झपकाईं, फिर असहाय भाव से धीरे धीरे सिर हिलाने लगा। यह एक साहसिक निर्णय है, उन्होंने सहमत स्वर में कहा, लेकिन उनकी आवाज़ में स्पष्ट रूप से प्रभावित भाव झलक रहा था। मैं आज ही कागजात जमा कर दूंगा। ड्यूक को सूचित कर दिया जाएगा और क्षेत्र पर अधिकार हस्तांतरण की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। माइकल ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें अब भी नक्शे पर टिकी हुई थीं, पश्चिमी सीमा पर स्थित उस छोटे से लाल बिंदु पर, जो एवलॉन फॉरेस्ट से बस थोड़ी ही दूर था। उसने इसे चुनने के पीछे एक कारण था, एक बहुत ही सरल सवाल, गोपनीयता। ग्रेमार्श बहुत शोरगुल वाला और राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील इलाका था। ये सुरक्षा और सुविधा तो प्रदान करता था, लेकिन इसके साथ कड़ी निगरानी भी जुड़ी रहती थी। उस पर लगातार नजर रखी जाएगी, और यह ऐसी चीज थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अभी नहीं, ट्विन रॉक्स आकर्षक था, हाँ, लेकिन थॉर्नवेल अज्ञात के कगार पर स्थित था, जिससे यह एकदम सही बन गया। माइकल को न तो शोहरत की भूख थी और न ही दौलत की। उसने न तो राजनीतिक सत्ता का सपना देखा और न ही किसी कुलीन वर्ग में प्रभाव डालने का। वह बस अपने निजी जीवन पर नियंत्रण चाहता था, एक ऐसी जगह जहां कोई उसके कार्यों पर सवाल न उठाए, जहां कोई भी दखलंदाजी करके अनुष्ठानों, रहस्यमयी ऊर्जाओं या लाशों के बारे में सवाल न पूछे, क्योंकि जहां एक और उसके मरे हुए लोगों को शहरों में खुलेआम बुलाने से दहशत या आक्रोश फैल सकता था, वहीं जंगल एक आदर्श समाधान प्रदान करता था। माइकल जो कुछ भी दुनिया को नहीं दिखाना चाहता था, वह वहां कर सकता था। अगर किसी शक्तिशाली मरे हुए प्राणी को प्रशिक्षित करने, बांधने या परखने की जरूरत होती, तो वह उसे घने जंगलों में ले जाकर चुपचाप ये सब कर सकता था। अगर उसे कभी अपने मंत्रों का परीक्षण करना होता या उन्हें हद से ज्यादा आजमाना होता, तो उसे समाज की निगाहों से दूर जंगल में प्रयोग करने की पूरी आज़ादी होती। जंगल में वह जो चाहे बन सकता था। थॉर्नवेल ने उन्हें वह स्वतंत्रता दी। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने नक्शे को धीरे से बंद किया और अधिक औपचारिक भाव से माइकल की ओर देखा। चूंकि यह आपकी पसंद है, उसने कहा, मैं स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। लेकिन उद्धरण चिन्ह, वह रुका और माइकल को ध्यान से देखने लगा। औपचारिक मान्यता प्राप्त करने के लिए आपको ड्यूक से मिलना होगा। उन्हें व्यक्तिगत रूप से आपको भूमि का चार्टर प्रदान करना होगा और उपाधि प्रदान करनी होगी। माइकल के होंठ फड़क उठे। बिल्कुल, उन्हें पूरी उम्मीद थी, सचमुच उम्मीद थी कि वे उस हिस्से को छोड़ सकें, औपचारिकताओं से बच सकें, ड्यूक से पूरी तरह दूर रह सकें, राजनीति, हाथ मिलाने, अपेक्षाओं या इससे भी बदतर लगाव जैसी किसी भी चीज से दूर रह सकें। माइकल गद्देदार सीट पर पीछे की ओर झुक गया, हाथ बांधे हुए। क्या मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा? उस व्यक्ति ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, यह परंपरा है, केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि दस्तावेजीकरण के लिए। ड्यूक की मुहर, उनका सार्वजनिक संबोधन, यह आपके अधिकारों की पुष्टि करता है और भविष्य के विवादों को रोकता है। माइकल ने धीरे से आह भरी। मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता। उसने ये बात सचमुच कही थी। सत्ता और अधिकार उसे लुभाते नहीं थे। उपाधियां उसके लिए उपयोगी साधन थी, आकांक्षाएं नहीं। रईसों से भरे हॉल में खड़े होने का ख्याल ही उसे असहज कर देता था, खासकर तब जब इसका मतलब ड्यूक की बेटी से मिलना हो। उन्होंने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई फैसला नहीं किया था कि क्या करना है। माइकल ने आह भरी, तब उसने फिर आह भरी। फिलहाल माइकल राजधानी से बाहर रहने के बारे में भी सोच रहा था। यहाँ बहुत सारे लोग नजर रख रहे थे, बहुत सारी परेशानियां थीं। खैर, शायद ये राज्य की राजकुमारी ही थी। हालांकि माइकल को शांति पसंद थी। कब? उसने अंततः पूछा। वह आदमी तुरंत उत्साहित हो गया। अब, अगर आप उपलब्ध हो तो। माइकल ने भौहें चढ़ा लीं। अभी? जी हाँ, ड्यूक ने पहले से ही समय निकाल लिया था, इस उम्मीद में कि आप आज इनाम स्वीकार कर लेंगे। माइकल ने आह भरी। तो फिर? वह बड़बड़ाते हुए खड़ा हो गया और अपने बगल में रखे 2 बक्सों को उठा लिया। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। अधिकारी ने उनके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और आदरपूर्वक एक तरफ हट गए। क्या मैं आपके लिए इन्हें ले जाने के लिए किसी अंगरक्षक को भेज दूं? कोई जरूरत नहीं, माइकल ने कहा। उसकी आवाज रूखी थी, लेकिन वजन ज्यादा होने के बावजूद वह आसानी से चल फिर रहा था। माइकल तुरंत अपने घर की ओर रवाना हो गया। अंदर पहुंचने के बाद वह अपने कमरे की ओर चल पड़ा। उसने दोनों बक्सों को अपने भंडारण स्थान में रख दिया। वह बेहतर है। बक्सों को सुरक्षित रखने के बाद वह वापस बाहर निकल गया। गाड़ी अभी भी इंतजार कर रही थी। अधिकारी धैर्यपूर्वक बैठे हुए थे। माइकल बिना कुछ कहे हाथ बांधे गाड़ी में चढ़ गया और उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। कुछ देर बाद उस आदमी ने कहा, आप कुछ कम उत्साहित लग रहे हैं। माइकल ने उसे घूर कर देखा। क्या यह इतना स्पष्ट है? अधिकारी ने घबराकर हल्की हंसी हंसते हुए कहा, बस थोड़ा सा। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खिड़की से बाहर देखता रहा। वह अभिभूत नहीं हुआ, वह बस अनिच्छुक था। शहर के बाहरी इलाके की पथरीली सड़कों को पीछे छोड़ते हुए गाड़ी गड़गड़ाती हुई आगे बढ़ी और राजधानी को पार करने वाली मुख्य सड़कों में से एक से गुजरी। जैसे ही वह वाहन शहर के बाहरी और भीतरी हिस्से को अलग करने वाले विशाल द्वारों के पास पहुंचा, वहां तैनात पहरेदारों ने गुजरते हुए वाहन की ओर एक नजर तक नहीं डाली। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, कोई निरीक्षण नहीं, कोई विराम नहीं। गाड़ी बिना धीमे हुए आगे बढ़ गई और वे बस एक तरफ हट गए और सलाम किया। माइकल की निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये वह व्यवहार नहीं था जो आपको केवल इसलिए मिला क्योंकि आप कुलीन थे। नहीं, इस तरह का शिष्टाचार केवल प्रभावशाली लोगों के लिए ही होता था। ऐसे लोग जिनसे या तो लोग डरते थे, जिनका सम्मान करते थे, या जो बेहद महत्वपूर्ण थे। माइकल खिड़की के फ्रेम से थोड़ा सा टिक गया। उसे याद था कि पहली बार जब उसने शहर के भीतरी इलाके में कदम रखा था, तब पहरेदारों ने उसे पहचाना नहीं था। असल में उसके साथ व्यवहार में बदलाव तभी शुरू हुआ जब ये बात फैल गई कि उसका संबंध मैजलियान से है। माइकल को यकीन नहीं था कि यह आदर था या डर, लेकिन जो भी हो, इसने उन रास्तों को साफ कर दिया जो कभी दीवारें हुआ करती थीं। और अब वह ड्यूक के परिवार से संबंधित एक आधिकारिक दौरे पर थे। जब तक कोई आत्महत्या करने की कोशिश न कर रहा हो, तब तक तो द्वार एक धारदार हथियार के सामने पानी की तरह खुलते चले जाएंगे। वे आगे बढ़ते रहे और माइकल ने एक बार फिर बाहरी और आंतरिक क्षेत्रों के बीच का अंतर देखा, जो पहले की तरह स्पष्ट और तीक्ष्ण था। शहर के बाहरी इलाके में गंदगी और चहल पहल दोनों थी।
लेकिन शहर के भीतरी हिस्से का क्या? ये साफ सुथरा और शांत था। चौड़ी संगमरमर की सड़कों पर सजावटी पत्थर की लालटेनें लगी हुई थीं। विशाल हवेली के बीच बसे शांत पाकों में फव्वारे कलकल कर रहे थे। रईस लोग धीमी गति से चल रहे थे, मानो समय भी उनके सामने नतमस्तक हो रहा हो। माइकल ने ज्यादा देर तक नहीं देखा। उसने ये सब पहले भी देखा था, इसलिए इसके बजाय वह अपने बगल में बैठे व्यक्ति की ओर मुड़ गया। आपने कहा कि आप सीधे ड्यूक के अधीन काम करते हैं। अधिकारी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपने हाथों को गोद में रख लिया। जी हाँ, सही है। मैं उनके रसद संबंधी सहायकों में से एक हूँ। ड्यूक को जो भी काम अपने लिए बहुत छोटा लगता है, लेकिन इतना नाजुक होता है कि वे उसे किसी को भी सौंप नहीं सकते, मैं वही करता हूँ। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तो तुम महत्वपूर्ण हो, मुझे लगता है कि मुझ पर भरोसा किया जाता है, उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा। हालांकि ड्यूक के घर में महत्व सापेक्ष होता है। माइकल ने अपना सिर झुकाया और अब उसे और भी ध्यान से देखने लगा। ड्यूक एवरमून के पास वास्तव में कितनी शक्ति है? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह अपनी सीट पर थोड़ा हिल गया और खिड़की से बाहर झांका। बहुत अधिक। माइकल ने पलकें झपकाईं। उस आदमी ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राज्य में ड्यूक एक स्तंभ है। उसका आर्थिक दबदबा है, उसकी निजी सेना अधिकांश सीमावर्ती चौकियों से बड़ी है और उसके पास जादूगरों और शूरवीरों का एक निजी नेटवर्क है। और हाँ, वह स्वयं भी एक महान जादूगर है। माइकल थोड़ा हैरान था, इतना ताकतवर? उस आदमी ने सिर हिलाया। माइकल थोड़ा पीछे झुक गया, उस बात को समझने की कोशिश कर रहा था। तो उस व्यक्ति के पास राजनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, अथाह धन दौलत थी और वह एक उच्च कोटि का जादूगर भी था। इन सब बातों से माइकल के मन में एक ही बात पक्की हो गई, ड्यूक से दूर रहना ही बेहतर था। राज्य में सत्ता में बैठे लोगों के बारे में उनकी भावनाएं हमेशा से ऐसी नहीं थीं। वास्तव में एक समय ऐसा भी था जब वे उनके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते थे। लेकिन राजकुमारी से मुलाकात के बाद ये सब बदल गया। इसका एक कारण उसके प्रति उसका संदेह था। दूसरा पहलू उसकी अदम्य शक्ति थी। उसके सामने माइकल खुद को एक कीड़े जैसा महसूस कर रहा था, शक्तिहीन, असहाय। यह एक ऐसा एहसास था जिसे वह भुला नहीं पा रहा था, एक ऐसा एहसास जो उसके मन में कड़वाहट छोड़ गया था। शायद अगर लकी अपनी आशंका के मुताबिक रैंक 3 पर पहुंच जाए तो उसे कुछ आत्मविश्वास वापस मिल जाएगा, लेकिन तब तक उनमें अलग दिखने की कोई इच्छा नहीं थी। वह राज्य की नज़रों से दूर रहना पसंद करता था, राज्य के सबसे शक्तिशाली लोगों की निगाहों से बहुत दूर। बेशक उनके पिछले कार्यों को देखते हुए अब इसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन एक आदमी की इच्छा तो अभी भी हो सकती है। गाड़ी एक और मुख्य सड़क पर मुड़ गई और शहर उनके चारों ओर बदलता चला गया। माइकल ने खुद को एक बार फिर खिड़की से बाहर घूरते हुए पाया और इस बार उसने सचमुच बाहर देखा। शहर का भीतरी हिस्सा बहुत बड़ा था। ये सिर्फ अधिक समृद्ध ही नहीं था, ये बहुत बड़ा था। विशाल आलीशान जागीरें हर दिशा में अनंत तक फैली हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक ऊंची पत्थर की दीवारों, निजी उद्यानों और यहाँ तक कि कृत्रिम नदियों या पुलों से घिरी हुई थी। राजधानी के भीतर होने के बावजूद भीतरी शहर एक अलग ही राज्य जैसा महसूस होता था। माइकल केवल अपना सिर हिला सका, तभी गाड़ी की गति धीमी हो गई। माइकल ने आगे देखा और स्थिर हो गया। वे ड्यूक की जागीर पर पहुंच चुके थे। माइकल ने गहरी सांस ली। यह कोई इमारत नहीं थी, यह एक डोमेन था। चमकीले कवच पहने 2 दर्जन शूरवीर जो प्रतिमाओं की तरह खड़े थे, मुख्य द्वार की रक्षा कर रहे थे। लगभग सड़क जितनी चौड़ी एक पत्थर की पक्की पगडंडी एक इतने बड़े आंगन से होकर गुजरती थी कि उसमें एक छोटा सा टूर्नामेंट आयोजित किया जा सकता था। ऊंचे ऊंचे खंभों से गहरे बैंगनी और चांदी के रंग के झंडे लटक रहे थे। तारों के घेरे को काटते हुए अर्धचंद्र का प्रतीक हवा में लहरा रहा था, ड्यूक एवरमून का चिन्ह। और इन सबसे परे ड्यूक का महल किसी राजमहल की तरह खड़ा था, नहीं किसी किले की तरह। माइकल ने ऊपर की ओर सब कुछ देखा। उसके होंठ फड़कने लगे। शायद मैं सचमुच राजधानी से बाहर ही रहूंगा, उसने फिर से धीरे से कहा। माइकल ने धीरे धीरे सावधानीपूर्वक अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर फैलने दिया। उसने प्रवेश द्वार पर तैनात शूरवीरों से पूछताछ की। उसे जो महसूस हुआ उससे उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उनमें से प्रत्येक योद्धा साधारण नहीं था, कम से कम मध्यवर्ती स्तर तक। कई योद्धाओं के पास उन्नत स्तर के शूरवीरों जैसी स्थिर और सघन माना शक्ति थी, संभवतः वे ड्यूक के शाही अंगरक्षकों के कप्तान थे। उनकी माना शक्ति अच्छी तरह से नियंत्रित थी और उनकी आभा मंद लेकिन तीव्र थी। और ये तो सिर्फ प्रवेश द्वार था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी और अपनी चेतना को वापस लौटने दिया। गाड़ी का दरवाजा खट से खुल गया। पीटर, नीले वस्त्र पहने वह व्यक्ति जो पूरे रास्ते उसके साथ आया था और यह सुनिश्चित किया था कि माइकल उसका नाम याद रखे, सबसे पहले बाहर निकला। वह पीछे मुड़ा और धीरे से इशारा किया। उसके चेहरे पर एक सधी हुई मुस्कान थी। माइकल उनके पीछे पीछे गया। पीटर उसे जागीर के अंदरूनी हिस्से में और गहराई तक ले गया। तभी थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया। जागीर के अंदर से आया वह व्यक्ति काले और चांदी के रंग की बेहतरीन वर्दी पहने हुए था। वह उम्रदराज था, कनपटी पर सफेद बाल थे और उसकी आंखों की तीक्ष्णता उम्र के साथ कम नहीं हुई थी। उसकी चाल एक समान थी और जैसे ही माइकल की नज़र उस पर पड़ी, उसकी सहज प्रवृत्ति जागृत हो गई। उन्नत स्तर का योद्धा। माइकल के होंठ एक हल्की रेखा में दब गए। पीटर आगे बढ़ा और औपचारिक परिचय देते हुए बोला, स्टुअर्ट डॉनल, ये ग्रैंड टूर्नामेंट के विजेता हैं। इन्होंने ड्यूक का पुरस्कार स्वीकार कर लिया है और ड्यूक से मुलाकात करना चाहते हैं। विस्काउंट माइक नॉर। सेवक चौंक गया और विनम्रतापूर्वक झुककर बोला, एवरमून एस्टेट में आपका स्वागत है। मैं डॉनल हूँ, मैं आपको ड्यूक के प्रतीक्षालय तक ले चलता हूँ। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। डॉनल ने माइकल को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में कुछ अस्पष्ट भाव क्षण भर के लिए झलका। फिर वह पीटर की ओर मुड़ा। समझ गया, बाकी की तैयारियों का जिम्मा मैं खुद संभाल लूंगा। माइकल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। पीटर को अलविदा कहने के बाद वह बस उसके पीछे पीछे चला गया। उन्होंने जो रास्ता अपनाया वह पैमाने के हिसाब से लगभग हास्यास्पद था। उस संपत्ति की हर चीज ऐसी लगती थी मानो उसे शक्ति की याद दिलाने के लिए बनाया गया हो। खुले हवादार पत्थर के गलियारों से गुजरते हुए सजे धजे बगीचों और सजावटी पेड़ों की कतारों के बीच हर कदम की गूंज सुनाई देती थी। चलते चलते माइकल ने अपनी इंद्रियों को आधा खुला रखा और अंदर जाने पर उसे जागीर में गश्त लगाते शूरवीरों का आभास हुआ। कुछ अधिक शक्तिशाली थे, 1-2 डॉनल से भी अधिक शक्तिशाली थे।
उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस स्थान पर कितने उन्नत स्तर के योद्धा थे। वह सोचने लगा था कि क्या शत्रुतापूर्ण इरादे से उस स्थान में प्रवेश करना भी एक पल की विफलता में परिणत हो जाएगा। अंततः वे एक विशाल मेहराबदार द्वार पर पहुंचे जो केंद्रीय परिसर की ओर जाता था। इसके केंद्र में 2 विशाल द्वार थे जिन पर चंद्रमा और तारों का एक ही चिन्ह उकेरा गया था। उनके सामने 2 और शूरवीर खड़े थे, लेकिन ये वाले। माइकल ने पलकें झपकाईं। उनकी उपस्थिति अधिक गहरी और सघन महसूस हुई। चरम अवस्था? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन करीब, बहुत करीब। अपने अनुभव के बल पर माइकल चरम अवस्था तक पहुंचते पहुंचते ये बता सकता था कि इन शूरवीरों का स्तर पहले से ही 20 वर्ष की आयु के आसपास था। दानल के इशारे पर दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। अंदर एक लंबा गलियारा था जिसमें लाल रंग का कालीन बिछा था और सुनहरे रंग की साज सज्जा थी। ये गलियारा धीरे धीरे मुड़ता था, जिसके दोनों ओर रंगीन कांच की ऊंची खिड़कियां थीं जिनसे रंगीन रोशनी की तिरछी किरणें अंदर आती थीं। जैसे ही वे भव्य गलियारे में दाखिल हुए, मोटे लाल कालीन पर माइकल के कदमों की आहट धीमी हो गई, फिर भी उस विशाल हवेली की खामोशी वैसी ही छाई रही। यहाँ का वातावरण अलग था, शांत, सदा हुआ, नियंत्रित। आप भाग्यशाली हैं विस्काउंट माइक नॉर, दानल ने अचानक कहा। उनकी आवाज़ धीमी लेकिन स्पष्ट थी। माइकल ने बगल की ओर देखा। अच्छा हुआ कि मैं ऐसे समय आया हूं जब ड्यूक यहाँ मौजूद हैं, सेवक ने पीठ पीछे हाथ बांधे हुए स्थिर गति से चलते हुए कहा। वे अक्सर दरबार के कामों में व्यस्त रहते हैं या राज्य भर में अपनी जागीरों का दौरा करते रहते हैं, इसलिए कुछ लोग तो दर्शकों के लिए महीनों तक इंतजार करते हैं। माइकल ने कुछ नहीं कहा। हालांकि दानल ने कुछ खुलासा किया। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ड्यूक ने पहले से ही उससे मिलने की योजना बना रखी थी। माइकल को भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं था। सच कहें तो उसे ऐसा लग रहा था मानो वह खरगोश की आत्मा लेकर बाघों की मांद में प्रवेश कर रहा हो। गलियारे के अंत में वह 2 भागों में बढ़ गया और एक संकरे गलियारे में मुड़ गया, जो पहले की तरह ही सुसज्जित था, लेकिन पहले से कहीं कम भव्य था। यहाँ पहरेदार कम थे, लेकिन अधिक सतर्क थे। अंततः वे एक ऊंचे लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचे, जिस पर मन के चिन्ह खुदे हुए थे जो लकड़ी के रेशों के नीचे हल्की चमक बिखेर रहे थे। ड्यूक का प्रतीक्षा कक्ष, दानल ने उसके बगल में रुकते हुए कहा। उसने माइकल की ओर रुख किया। जब तक आपको बुलाया न जाए आप यहीं प्रतीक्षा करें, महोदय। यदि ड्यूक अगले 1 घंटे में नहीं आते हैं तो मैं आपको सूचित करने के लिए वापस आऊंगा। समय उनकी मनोदशा के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है। माइकल ने सिर हिलाया। समझ गया। दानल ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। अगर मैं कुछ कहूं, विस्काउंट माइक नॉर, उद्धरण चिन्ह। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। कोई बात नहीं महोदय। अंत में कर्मचारी ने कुछ नहीं कहा। फिर तलवार की धार की तरह तेजी से मुड़ते हुए दानल चला गया। उसके बूटों की हल्की आवाज खामोशी में गुम हो गई। माइकल ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा, फिर धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। प्रतीक्षा कक्ष भव्य था। यह आराम के लिए नहीं बनी जगह थी, ये डराने धमकाने के लिए बनी जगह थी। छत से कांच के 2 झूमर लटक रहे थे जो जादुई क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे। दीवारों पर गहरे बैंगनी रंग के पर्दे लगे हुए थे और कुर्सियां नहीं, सिंहासन एक सीधी और व्यवस्थित पंक्ति में एक वृत्त में व्यवस्थित थीं। माइकल नहीं बैठा। वह धीरे धीरे ऊंची मेहराबदार खिड़कियों में से एक की ओर बढ़ा और बाहर देखने लगा। यहाँ से उसे बाहरी बगीचे दिखाई दे रहे थे। दूर शूरवीर लकड़ी के हथियारों से अभ्यास कर रहे थे जो लोहे की तरह प्रहार करते थे। ये जागीर सचमुच अपनी ही एक छोटी सी दुनिया थी। माइकल ने अपनी बाहें मोड़ी और ठंडी खिड़की के फ्रेम से थोड़ा टिक गया। मुझे आश्चर्य है कि ड्यूक व्यक्तिगत रूप से कैसे होंगे। उसने उन शब्दों को धीमी आवाज में, किसी और से ज्यादा खुद से ही बुदबुदाया, फिर भी वे शब्द हवा में एक भार की तरह लटके रहे। अब तक जो कुछ भी सामने आया था उससे वह व्यक्ति अछूत, शक्तिशाली, मायावी और असाधारण प्रतीत होता था। लेकिन माइकल पहले भी शक्तिशाली लोगों से मिल चुका था, ऐसे लोग जिनमें खौफनाक ताकत थी, राजकुमारी जैसी लोग। वह जानता था कि सत्ता के कई रूप होते हैं। कुछ लोग इसे तलवार की तरह इस्तेमाल करते थे, तेज और सीधा। कुछ लोग इसे इत्र की तरह लगाते थे, सूक्ष्म, मादक और खतरनाक, ऐसे तरीकों से जिनका आपको तब तक पता नहीं चलता था जब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। माइकल को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ड्यूक एवरमून कौन था। माइकल को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसके प्रतीक्षा कक्ष में प्रवेश करने के 10 मिनट से भी कम समय में कमरे का माहौल बदल गया। दोनों दरवाजे बिना किसी चेतावनी के चरमराते हुए खुल गए। माइकल धीरे से मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी अकेला ही अंदर आया। वह झुका हुआ था लेकिन दुर्बल नहीं था। उम्र के कारण उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, फिर भी उसका हर कदम सदा हुआ था, मानो जमीन उसकी लय के अनुरूप ढल रही हो। उनका चोला गहरे नीले रंग का था, जिसमें चांदी के धागे जड़े हुए थे जो प्रकाश में हल्की सी झिलमिलाहट पैदा कर रहे थे, और उनके सिर पर घने शुद्ध चांदी के बाल रेशमी झरने की तरह उनके कंधों से नीचे बह रहे थे। माइकल सहज रूप से थोड़ा सीधा खड़ा हो गया। उस व्यक्ति की निगाहें हॉल में धीमी लहर की तरह घूमती हुई उस व्यक्ति पर आकर टिक गईं। एक पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला गया। फिर ड्यूक ने धीरे से सिर हिलाया। मिकनॉर, उसने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी मानो पॉलिश किया हुआ पत्थर संगमरमर पर धीरे से रगड़ा जा रहा हो। माइकल ने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया। महामहिम। ड्यूक ने पहले अभिवादन का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और धीरे से इशारा किया, एक हाथ बाईं ओर कुर्सियों की पंक्ति की ओर, दूसरा दाईं ओर। उन्होंने कहा, बैठो, जिस तरफ तुम्हें अच्छा लगे। उसकी आवाज में न तो कोई आदेश था, न ही कोई धमकी। लेकिन माइकल यह अच्छी तरह जानता था कि इसे महज एक सुझाव नहीं समझना चाहिए। उसने एक बार सिर हिलाया और दाईं ओर बढ़ते हुए ड्यूक की कुर्सी से थोड़ी दूरी पर एक कुर्सी चुनी और फिर बैठ गया, न तो बहुत पास और न ही बहुत दूर। ड्यूक धीरे धीरे सिरहाने वाली पहली सीट की ओर बढ़े और आश्चर्यजनक सहजता से उस पर बैठ गए। जैसे ही वह बैठा, ऐसा लगा मानो कमरा फिर से हिल गया हो, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उसकी ओर स्थानांतरित हो गया हो। बैठे होने पर भी उसका पूरे स्थान पर प्रभुत्व था। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसकी भारी पलकों वाली आंखें एक प्रकार की जिज्ञासा के साथ माइकल का अध्ययन कर रही थीं। कल ड्यूक एवरमून ने सोचा था कि उसने अपने फायदे के लिए जो उपकरण बनाया था, कहीं वह दूसरों के फायदे का कारण न बन जाए। सच कहूं तो उनके जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए यह बात पचाना मुश्किल था। सौभाग्य से भले ही सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ, लेकिन इस युवक मिकनॉर, जिसका संबंध मैजलियान से प्रतीत होता था, ने दूसरों की योजनाओं को भी बाधित कर दिया था। कम से कम इतना तो संतोषजनक था।
लेकिन जिस बात ने वास्तव में ड्यूक की दिलचस्पी जगाई वह न तो लड़के का मैजियान से संदिग्ध संबंध था, न ही टूर्नामेंट में उसके द्वारा प्रदर्शित आश्चर्यजनक शक्ति। वह शक्ति जिसे ड्यूक ने मन ही मन स्वीकार किया उसकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक थी। नहीं, ये किसी और की वजह से हुआ था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति उसे उससे कई गुना अधिक उम्र का होने के बावजूद सम्मान दिखाना पड़ता था। राजकुमारी प्रिसिला, एक महान जादूगर। कल उसने उसे बुलाया था। मकसद उसे डांटना था, लेकिन बातचीत के दौरान कहीं न कहीं माइकल का नाम आ गया। उसकी प्रतिक्रिया अनौपचारिक थी लेकिन स्पष्ट थी। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक माइक नॉर वहां है सब ठीक रहेगा। बस इसी बात ने ड्यूक एवरमून को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रतियोगिता उनके अनुमान के मुताबिक नहीं हुई थी। राजकुमार रूई से लेकर रेन, उगा और अंत में माइकल तक। रूई के अलावा जिसके साथ वह उलझना नहीं चाहता था, और माइकल जो अभी भी रहस्य में डूबा हुआ था, उगा और रेन ने भी ड्यूक को हिलाकर रख दिया था। इन बातों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह अभी भी उसी राज्य में है जिस पर उसने दशकों तक शासन किया था। आखिर सदी में एक बार मिलने वाली प्रतिभाएं अचानक इतनी आम क्यों लगने लगी थीं? ये साम्राज्य नहीं था, वहां भी ऐसे विलक्षण प्रतिभावान लोग दुर्लभ थे। बहरहाल ड्यूक एवरमून को इस बात से कुछ हद तक संतुष्टि महसूस हुई कि चीजें किस तरह से घटित हुईं। सिवाय एक अनसुलझे मुद्दे के, माइकल, क्या वह सचमुच अपनी बेटी को किसी अजनबी को सौंपने जा रहा था? अगर कोई और होता तो ड्यूक प्रतियोगिता के पुरस्कार के उस हिस्से को रद्द करने का कोई गुप्त तरीका ढूंढ लेता। लेकिन ये लड़का मिक नॉर, ड्यूक ने जो कुछ भी देखा था और उसके बढ़ते संदेहों को देखते हुए वह होनहार लग रहा था। ड्यूक ने कुछ देर और माइकल को गौर से देखा। अंत में उन्होंने कहा, मैं आपकी ताकत की प्रशंसा करता हूँ। माइकल ने सिर झुकाया। धन्यवाद महाराज, लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। ऐसा लगता है जैसे आप सब कुछ सीखना चाहते हैं, ड्यूक ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अच्छा, युवाओं में घमंड आम बात है, खासकर जीत के बाद। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने केवल सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। अब ड्यूक ने स्थिर स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जमीन और स्वामित्व पर दावा करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह पहले से ही तैयार है। स्वामित्व की आधिकारिक मोहर, दस्तावेज और बाकी सब कुछ जो आपको चाहिए होगा। आप इसे अपने साथ लेकर यहाँ से जाएंगे। ड्यूक की सीधी बात सुनकर माइकल ने पल भर के लिए हैरानी से पलकें झपकाईं। धन्यवाद महोदय, उन्होंने कहा। कोई बात नहीं, ड्यूक ने हाथ हिलाते हुए कहा। सच कहूं तो मैं आपसे मिले बिना भी इन सब पर मंजूरी दे सकता था। ये हम दोनों के लिए आसान होता। माइकल ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाई लेकिन कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं उस युवक से मिलना चाहता था जो शायद मेरी बेटी से शादी करेगा। माइकल का दम घुट गया। उसने एक बार खांसा, फिर दोबारा खांसा। ये शब्द मानो साफ आसमान में बिजली की तरह गिरी हों। उसने झट से ऊपर देखा, उसका संयम डगमगा उठा। ड्यूक के चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था। महामहिम, मैं, माइकल ने कहना शुरू किया, लेकिन उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वह क्या कहना चाहता है। अगर आप अपनी बेटी को अपने तक ही सीमित रखें तो मुझे अच्छा लगेगा। ड्यूक की बात छोड़िए, अगर भविष्य में माइकल की कोई बेटी होती और कोई उससे ऐसा कहता तो वल्की और प्रिंस से उन्हें उनकी गुस्ताखी के लिए व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत करवाता। ड्यूक ने धीमी हंसी हंसते हुए कहा, उनकी आवाज गहरी और दूर के गरजते बादलों की तरह गूंज रही थी। शांत हो जाओ, आज फैसला मैं नहीं कर रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जीत पक्की है, लेकिन तुम टूर्नामेंट के विजेता हो। इनाम सार्वजनिक रूप से दिया जा चुका है। माइकल अपनी सीट पर थोड़ा सीधा हो गया। उन्हें यह स्पष्ट आभास हो रहा था कि यदि उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं कहा तो ड्यूक के अगले शब्द संभवतः उनकी शादी की तारीख ही होंगे। शायद अन्य जागृत लोग ड्यूक की बेटी से शादी करने की संभावना से रोमांचित होंगे। आखिरकार ये बिल्कुल उनकी मूल दुनिया नहीं थी और यहाँ के पुरस्कार आकर्षक थे। लेकिन माइकल अलग था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह खुद को उनसे बेहतर समझता था, बल्कि इसलिए कि कम से कम अभी के लिए वह इस तरह की किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध होने को तैयार नहीं था। माइकल की हल्की सी बेचैनी और फर्श पर देर तक टिकी हुई निगाहों को देखकर ड्यूक की निगाहें थोड़ी और तेज हो गईं। सिर को हल्का सा झुकाते हुए उन्होंने फिर से बात की, शांत भाव से लेकिन स्पष्ट रूप से गंभीर स्वर में। आप असहज लग रहे हैं माइक नॉर। मुझे बताएं, क्या आपको मेरी बेटी के साथ रहने के विचार से कोई आपत्ति है? माइकल जम गया। ये सवाल बिना किसी दुर्भावना के लगभग विनम्रता से पूछा गया था, लेकिन उस कोमल आवाज के पीछे दृढ़ता छिपी हुई थी, अधिकार से तेज हुई जिज्ञासा। माइकल की अंतरात्मा ने उसे कुछ भी मूर्खतापूर्ण न कहने की सलाह दी। वह अपने मन की बात खुलकर नहीं कह सकता था। वह फिलहाल शादी से जुड़े किसी भी तरह के बंधन में नहीं पड़ना चाहता था। वह हिचकिचाया, विनम्रतापूर्वक बात टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, हॉल के ऊंचे दरवाजे एक बार फिर चरमराते हुए खुल गए। किसी के अंदर कदम रखने की हल्की आहट गूंज उठी। माइकल मुड़ा। सबसे पहले उसने जो चीज देखी वह थी सूरज की रोशनी का उन बालों पर पड़ना जो बुने हुए सोने के रंग के थे। एक लड़की हल्के नीले रंग की मुलायम पोशाक पहने हुए, जिस पर चांदी के धागे से हल्की हल्की झिलमिलाहट वाली कढ़ाई की गई थी, तेजी से हॉल में दाखिल हुई। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी खास कपड़े से बनी हो। वह लड़की 17 साल से अधिक की नहीं रही होगी। उसके चेहरे की बनावट कोमल और गरिमा में थी, फिर भी उसमें युवावस्था की जीवंतता झलकती थी। उसके लंबे बाल हर कदम के साथ धीरे धीरे लहरा रहे थे, जिनके सिरों पर चांदी का रिबन ढीला बंधा हुआ था। उसकी आंखें स्पष्ट, जीवंत, चांदनी रात में चमकती झीलों की तरह दमक रही थीं और उसकी त्वचा पॉलिश किए हुए हाथीदांत जैसी थी। कुलीन सौंदर्य के असंभव मानकों के अनुसार भी वह सबसे अलग थी। वह दरवाजे पर रुकी, माइकल की ओर हल्के से झुककर अभिवादन किया और फिर उसका चेहरा खिल उठा। पिताजी, उसने घंटी की तरह गूंजती हुई आवाज में कहा। इससे पहले कि माइकल कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वह तेजी से आगे बढ़ी और लगभग उछलते हुए कमरे को पार करके ड्यूक की ओर चल पड़ी। माइकल ने पलकें झपकाईं। जैसे ही लड़की पास आए, ड्यूक के चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। वह शालीनता से उनके बगल में आकर रुकी और उनकी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर थोड़ा झुक गई। उसकी उपस्थिति उस तनावपूर्ण कक्ष में सूरज की रोशनी की तरह थी। मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ, उसने कहा। आपने कहा था कि मेरा फ्लेम लान आज आ जाएगा। ये कब आ रहा है? माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं। ज्वाला शेर, वह एक ऐसा जानवर था जिससे वह अच्छी तरह परिचित था। उसने पहले भी एक को मारा था और वह भी कुछ समय पहले।
वास्तव में वह अभी भी उसके पास था, उसकी मरे हुए सैनिकों की सेना के हिस्से के रूप में। अब उसने लड़की को और भी ध्यान से देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने उसे घूरते हुए नहीं देखा, वह पहले ही अपने होठों पर बचकाना सा मुंह बनाकर ड्यूक की ओर मुड़ चुकी थी। माइकल ने अपनी कनपटी रगड़ने की इच्छा को दबा लिया। उसने चुपके से डिटेक्ट को सक्रिय कर दिया। हालांकि जैसे ही माइकल ने उस कौशल को सक्रिय किया, उसका पहले भावहीन चेहरा हल्के आश्चर्य से भर उठा। ड्यूक ने अपनी बेटी को हल्की सी मुस्कान दी और हाथ उठाकर उसके सुनहरे बालों को धीरे से सहलाया। यह आज ही आ जाएगा एरियन, मैंने पहले ही सारी व्यवस्था कर ली है। उसका चेहरा तुरंत खिल उठा। धन्यवाद। फिर वह दोबारा मुड़ी। इस बार उसने माइकल को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर विनम्रता और जिज्ञासा के भाव थे, लेकिन शर्म का कोई भाव नहीं था। तुम माइक नॉर हो, है ना? उसने कहा, वही जिसने टूर्नामेंट जीता था। माइकल ने सावधानीपूर्वक सिर हिलाया। जी हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस एरियन। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस एरियन। वह मुस्कुराए और कुछ बोलने ही वाली थी कि ड्यूक ने उसे बीच में ही रोक दिया। ड्यूक ने हल्के से हाथ हिलाया। एरियन, हमारी बैठक में ज्यादा देर तक खलल मत डालो। जब तक तुम्हारा ज्वाला शेर नहीं आ जाता तब तक तुम कहीं और इंतजार क्यों नहीं करती? ज्यादा देर नहीं लगेगी। एरियन ने थोड़ा मुंह बनाया, लेकिन उसके पिता के लहजे में बहस की गुंजाइश नहीं थी। शालीनता से सिर हिलाते हुए वह माइकल की ओर मुड़ी और फिर से झुककर अभिवादन किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा श्री माइक नॉर। आशा है कि हम जल्द ही फिर मिलेंगे। उसने जवाब का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने पिता के गाल पर जल्दी से एक चुंबन दिया और लगभग घूमते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अपने पीछे फूलों के इत्र की हल्की सी खुशबू और एक ऐसी खामोशी छोड़ गई जो उसकी अनुपस्थिति में कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई थी। उसके पीछे दरवाजे बंद होते ही माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। वह लड़की मनमोहक थी, बल्कि बेहद खूबसूरत भी थी, लेकिन यही बात उसे सबसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर रही थी। ये वही था जो उसने देखा था। तो फिर ड्यूक की आवाज ने धीरे से उनके विचारों को भंग करते हुए कहा, आप मेरे पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने ही वाले थे। माइकल ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की निगाहों में देखा, फिर हल्की सी मुस्कान दी, बस इतनी की तनाव कम हो जाए। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ठेस नहीं पहुंचेगी महामहिम। ड्यूक थोड़ा पीछे झुक गए और अपने हाथों को कुर्सी की नक्काशीदार लकड़ी की भुजाओं पर मोड़ लिया। आगे बोलो। ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी बेटी के साथ रहने से कोई आपत्ति है, माइकल ने धीरे धीरे और सोच समझकर बोलते हुए कहा। लेकिन अगर मुझे किसी के साथ रहना पड़े तो मैं चाहूंगा कि यह आपसी सहमति से हो। मैं चाहूंगा कि वह मुझे चुने, न कि किसी इनाम या समझौते के चलते मुझे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल करे। ड्यूक की निगाहें नहीं हटीं, लेकिन उनकी भौहों पर आई सिलवटों में कुछ विचारशीलता झलक रही थी। उसने सोचा, ये अप्रत्याशित रूप से ईमानदार है और अजीब तरह से नेक भी। माइकल ने एक तरफा मुस्कान दी। मुझे लगता है कि मैं बस सावधानी बरत रहा हूँ। ड्यूक के होंठ हल्के से मुड़े। तो फिर आपका क्या प्रस्ताव है विस्काउंट माइक नॉर? मैं उसके साथ और समय बिताना चाहता हूँ, माइकल ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। उसे जानना चाहता हूँ, उसे भी मुझे जानने का मौका देना चाहता हूँ। अगर इससे कुछ नतीजा निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं तो कम से कम किसी पर कोई दबाव तो नहीं डाला गया। कुछ पल के लिए ड्यूक ने कुछ नहीं कहा, फिर उसने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, तुम बड़े अजीब हो। ड्यूक के लिए यह मूर्खता ही होती कि वह माइकल के व्यवहार में आए बदलाव को न देख पाता, लेकिन दुर्भाग्य से उसने जो कारण माना वह गलत था। उनके मन में यह बात थी कि माइकल शायद एरियन की खूबसूरती से प्रभावित हो गया था। आखिर वह खूबसूरत थी, बेहद आकर्षक। किसी युवक का पहली नज़र में प्यार हो जाना कोई अजीब बात नहीं थी, कम से कम ड्यूक तो यही मानते थे। लेकिन वह गलत था। माइकल द्वारा अपनी बेटी की सुंदरता की सराहना करने की बात नहीं थी, ये बात सच थी। बस उस तरह से नहीं जैसा उसने सोचा था। माइकल ने कुछ नहीं कहा। उनके मन बदलने का एक कारण था। कुछ देर पहले जब माइकल ने एरियन पर डिटेक्ट का इस्तेमाल किया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। पशु प्रशिक्षक स्तर 14।